वेलकम स्टूडेंट्स। एचआर मैनेजमेंट को समझने के लिए एक और डायमेंशन आज अपन लेते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन को जो लोग जानते हैं समझते हैं उनके साथ एक और आस्पेक्ट जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है, वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एचआर मैनेजमेंट करने के लिए आपका कमांड अपने मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी फील्ड्स, ऐसे डिसिप्लिन जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन है या मैनेजमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन हम शुरुआत से फर्स्ट ईयर से देख रहे हैं। कुछ बातें रिपीट होंगी, कुछ नई बातें आज हम शेयर करेंगे। तो जिन चीज़ों की जानकारी एक एचआर मैनेजर के रूप में हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट की जाती है वो है बिहेवियरल साइंस से जुड़ी बातें। इसमें सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करेंगे हम सोशियोलॉजी, इसको बोलेंगे समाजशास्त्र। किसी भी कंपनी में जब मैन पावर इकट्ठी होती है, कर्मचारी वर्ग का एक समूह तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर सोशलाइजेशन होता है। लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोसाइटी से निकलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक सोसाइटी बन रही है, एक स्थानीय परिवार का निर्माण हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटल एस्पेक्ट्स क्या है, समाज कैसे बनता है। समाज बनता है व्यक्तियों से बनता है, परिवारों से बनता है। तो हमारे सोशलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको इस बारे में सक्षम बनाएंगे कि समाज बनने के आधार क्या होते हैं, समाज डेवलप कैसे होता है, समाज के मूल्य हैं, विश्वास है, धारणाएँ हैं, ये कैसे समृद्ध होती है, समाज फलता फूलता कैसे है, समाज टूट क्यों जाता है, कई बार विखंडित होने की स्थिति आ जाती है। वो सारे एस्पेक्ट हमको सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड से देखने को मिलेंगे। तो भले ही आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, भले ही आपका बैकग्राउंड मैनेजमेंट का है, लेकिन सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कम से कम जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर लोकल सोसाइटी का निर्माण होता है। तो सोसाइटी कैसे बनी, सोसाइटी कैसे ढंग से चल सकती है, सोसाइटी को कैसे स्टेबल रखा जा सकता है, ये जानने के लिए आपको सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जानना या समझना। और उसको जब कभी आपकी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बात आती है, सारे एस्पेक्ट, चाहे वो सिलेक्शन के समय, चाहे वो उसकी ट्रेनिंग के समय, चाहे उसके प्रमोशन के समय, चाहे ट्रांसफ़र के समय, हर समय उन एस्पेक्ट्स को आपको समझते हुए इस चीज़ों को अंजाम देना पड़ेगा। अगली बात करेंगे हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। एचआर मैनेजर बेसिकली मनोविज्ञान को ही डील करता है या स्ट्राइक करता है। जब हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा सोशियोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी कमांड होना उतना ही जरूरी हो जाता है। साइकोलॉजी मन को जानना, मन को पढ़ना, मन को टटोलने की कोशिश करना। अब हमको जो बातें खास तौर से जब मैन पावर के साथ डील की जाती है उस समय देखने की आती है कि लोग, अब साइकोलॉजी में क्या क्या बातें हैं कि किसी भी चीज़ का परसेप्शन कैसे डेवलप करते हैं, लर्निंग कैसे बनती है, व्यक्ति सेटिस्फाई कैसे होता है, व्यक्ति मोटिवेट कैसे होता है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमको जानने को मिलेंगे साइकोलॉजी से। अब साइकोलॉजिकल बातें हैं, मनो की बातें हैं, मनोविज्ञान की बातें हैं, लेकिन क्योंकि व्यक्ति हमेशा एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि किस व्यक्ति का किस समय क्या सेंस चल रहा है। जो बात बताई जा रही है, जैसे हर व्यक्ति के क्लासरूम में क्या बात की जाए, कोर्स एक सा होता है, सिलेबस एक सा होता है, पढ़ाई एक जैसा जाता है, पेपर एक जैसा आता है, लेकिन मार्क्स अलग अलग आते हैं। वजह क्या है, साइकोलॉजिकल हमारा चाहे लर्निंग की बात कर लें या उसके प्रेजेंटेशन की बात कर लें, इन चीज़ों के आधार पर बहुत सारे डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। तो आप सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को डील करने के लिए जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जनरल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके बारे में बेसिक जानकारी रखना। और जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर को डील कर रहे हैं, अब जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में कोई नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति है, जिसको कहते हैं शैतान, शरारती किस्म का व्यक्ति है, उसको टैकल करने के लिए आप जैसा औरों के साथ काम में ले रहे हैं वैसा बिहेवियर काम में नहीं ले सकते। तो बिहेवियर कैसे बनता है, कैसे शेप लेता है, ये बातें सारी की सारी आप साइकोलॉजी सीख लेंगे। एक और बात एंथ्रोपोलॉजी, इसको बोलेंगे मानव विज्ञान। बिहेवियरल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो ये बात है
कि मैन आर मेड अनइक्वल बाय द नेचर। ये डिफरेंस हमेशा से नेचर ने किया, प्रकृति ने किया है कि दो लोग एक जैसे नहीं है, दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते। तो हम इससे कम से कम इतना तो ले लें कि जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमारे यहाँ पर भी रहेगा। अच्छे लोग हैं, खराब भी हो सकते हैं, खराब है उनके बीच में अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो दो लोगों के साथ एक साथ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंसेस हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। इसको कैसे हम अपनी कंपनी के लिए पॉजिटिव रूप में काम में ले सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी आप देंगे। अगला आस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। कॉमर्स में बहुत सारे अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स हैं तो हमको यूजी लेवल पर देखने को मिल जाते हैं। फिर भी हमारा एक बड़ा पार्ट होता है कि व्यक्ति इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग है, आर्थिक प्राणी है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को करने की हेल्प मिलती है। उसका कई बार तो होता है डिमांड मंगाया जाता है। तो हम अपने चाहे सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय, उसको इंसेंटिव देते समय, मोटिवेशनल जो प्लान डेवलप करते समय, या कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्लान करेंगे, तो इकोनॉमिकल जो आस्पेक्ट है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स है, उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो HR मैनेजर के रूप में सक्सेस की संभावना है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगले डिसिप्लिन के बारे में आपको बेसिक्स, अब ये हम ये नहीं कह रहे सारी सोशियोलॉजी लेके बैठ जाओ, मनोविज्ञान की सारी किताबें लेके बैठ जाओ, या एंथ्रोपोलॉजी पूरा का पूरा कंगाल के रख दो। नहीं, बेसिक बातें जो जनरल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आपको मदद करती हैं, उनके ऊपर कमांड होना जरूरी है। अगली बात करें हम हिस्ट्री, इतिहास। HR मैनेजमेंट में हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? हिस्ट्री का फंडा ये है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जैसा पास्ट में हो चुका है, फ्यूचर में फिर हो सकता है। अगर और चीज़ें सामान्य रहती हैं तो उनके घटने की संभावना उस रूप में पाई जा सकती है। और ये आपको ये भी हेल्प करता है कि पास्ट में आपने क्या काम किया, किन परिस्थितियों में कैसा किया। तो एक नया मैनेजर आता है, उसके लिए रेडीमेड सोल्यूशन भी मिल जाता है। कंपनियां जो भी काम करती हैं, कंपनियां रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, चाहे वो किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड है, कंपनी की मीटिंग के रिकॉर्ड्स है, या कंपनी के प्रोग्रेस के रिकॉर्ड्स हैं। हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है। वो आपकी हिस्ट्री का सोर्स बन जाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में कैसा हुआ है। अगर वो परिस्थितियाँ फिर हमारे सामने आती है तो क्या करना हमारे लिए ठीक है, क्या करना ठीक नहीं होगा, ये बातें हमको पहले आगाह कर दें। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप पहले से अलर्ट रहें, जो गलतियाँ पास्ट में हो चुकी है वो दोहराने से बचें, और कुछ नयापन अगर किया जा सकता है तो उसके लिए एलिजिबल बनाएं। एक पॉलिटिकल साइंस की बात हम यहाँ पर करेंगे, इसको नाम है राजनीति विज्ञान। कॉमर्स के विषय में सारे के ऐसे सब्जेक्ट जिनका बेसिकली आर्ट्स से या साइंस से संबंध है, उनकी बातें हम डील करें। हाँ, पॉलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब कभी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कोई भी डिसीजन होते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स का बड़ा योगदान होता है। जैसे रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज गवर्नमेंट लेवल पर लिया जाने वाला डिसीजन होता है। तो इसमें अब सारे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनके आपके अनुभव के आधार पर जो भी आने वाले समय में प्लानिंग की जाती है। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, किसी देश के बाहर की बात कर लें तो वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में, और HR मैनेजमेंट को कैसे प्रभावित करती है, ह्यूमन बिहेवियर को वो चीज़ें कैसे प्रभावित करती है, ये चीज़ जानने में आपको मदद करेगी। और एक और बात करते हैं हम एजुकेशन, शिक्षा। B.Ed, M.Ed जो करते हैं उनके लिए खास तौर से ये सब्जेक्ट अलग से पाया जाता है। अब हमारे यहाँ क्योंकि अब ये प्रोफेशनल फॉर्म में HR मैनेजमेंट निकल कर आ रहा है, तो एजुकेशनल सेटअप इसका तैयार हो रहा है। एजुकेशनल जो सिलेबस है इसका तैयार किए जा रहे हैं। HR मैनेजमेंट की कोर्स कंटेंट तैयार करके उसकी फॉर्मल एजुकेशन देना, ये सभी जगह पर किया जा रहा है। तो ये जानने की हमको आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इतनी चीज़ें केवल कॉमर्स या केवल मैनेजमेंट इसके आसपास हमको टिक कर नहीं रहना है। हमें अपना पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, हमारा विजन वाइड करने के लिए वो बातें जो बार बार आपकी डीलिंग में आएंगी, वो बातें जिनका बार बार आपके साथ साक्षात होगा, उनके बारे में कुछ बेसिक्स आप अपने क्लियर करके चलें।
फिर कह रहे हैं कि हर चीज़ की गहराई में नहीं जाना है, लेकिन वो बातें जो आपको बार बार इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी होगी उनके ऊपर कमांड आपका हो जाता है, तो HR मैनेजमेंट के रूप में सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। तो HR मैनेजमेंट बना नहीं इसे लेकिन जो हमारे जितने एस्पेक्ट्स हैं HR मैनेजमेंट की प्रोसीजर बहुत बार डिस्कस कर दिया हमने, तो सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है, इनसे प्रभावित है। तो इसलिए इनके बारे में आपको बेसिक्स डेवलप करके चलने चाहिए, अपडेट अपने आप को करके चलना चाहिए। हम कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। करना चाहते हैं, होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है उनको हम एडजस्ट कर लें। ये हमारे सामने अभी भी बड़े चैलेंज के रूप में बातें देखने को मिलती हैं। अब जैसे पहली हमारे सामने चैलेंज आती है वो आता है कल्चरल डिफरेंसेस। दुनिया में इतनी तरह की वैरायटी ऑफ कल्चर्स पाई जाती है या डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स पाई जाती है, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, उनके सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, उसमें इतनी भिन्नता होती है कि कोशिश तो करते हैं कि एक सोसाइटी का निर्माण करें और उसको मजबूती के साथ अपने लिए बनाकर रखने की कोशिश करें, लेकिन ये डिफरेंस हमारे सामने इतने ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं कि कई बार तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाता है। हम बैकग्राउंड में नहीं जा पाते हैं, उस कल्चर को समझ नहीं पाते हैं, उसके इंटेंट को समझ नहीं पाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट की, टकराव की ये स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरे चैलेंज की बात कर लें, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस। एक HR मैनेजर ने एक कंपनी में काम करते हुए, एक संस्था में काम करते हुए अपने आप को सक्सेसफुली प्रूव कर दिया। अब उसको दूसरी जगह पर भेजा गया, दूसरी कंपनी में भेजा गया या दूसरे ग्रुप में चला गया और वहाँ पर वो फेल हो गया। क्यों? उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑर्गेनाइजेशन का ताना बाना ये अलग तरीके का बना हुआ है। तो आपको एक संगठन से दूसरे संगठन में जब एंट्री लेने का मौका मिले तो उससे पहले कि आप अपने कॉमन, जैसे कह रहे हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, कब दोहराएगा? जब स्थितियाँ समान रहती हैं। यहाँ समान नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। एक व्यक्ति पहले बिजनेस कर रहा था, अब बिजनेस करने वाला व्यक्ति टीचिंग फील्ड में आ जाए तो बिजनेस के तौर तरीके यहाँ पर चलाने की कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा। या टीचर जाकर धंधा करने लग जाए, बिजनेस करने लग जाए, तो उसके लिए वो एक जैसी बातें नहीं होंगी। हाँ, कुछ समय लगाओ, थोड़े समय उस माहौल में निकालने के बाद में वहाँ के तौर तरीके जो समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए न्यूरल चीज़ें अलग तरीके की होगी। तीसरा चैलेंज हमारे सामने आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। एंथ्रोपोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स आपको इसके बारे में जानकारी देते भी हैं। तो यहाँ पर क्या करें कि हम कोशिश ये करते हैं कि समता का व्यवहार, समानता का व्यवहार सब लोगों के साथ करें, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है। कई बार हमको अपनी फिलोसॉफी में जो व्यक्ति लिबरल तरीके से चलता है, जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, तो कई बार उसको सख्ती भी बरतनी पड़ती है। एक से ही पैटर्न करते हुए अगर सबको एक तरीके से डील किया जाएगा तो शायद आपकी सक्सेस थोड़ी सी संदिग्ध हो जाएगी। फिर बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर। हमने अच्छा अपना कमांड कर रखा है किसके ऊपर? बिहेवियर साइंसेस के ऊपर, लेकिन ये ऐसा हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर किसका? ह्यूमन बीइंग का, कर्मचारियों का, अधीनस्थों का। सफलता या असफलता अनुकूल व्यवहार पर डिपेंड करती है। अगर व्यवहार में परिवर्तन आया, परिवर्तन में कभी भी आ जाता है, कोई भी बात, कोई भी घटना कभी भी आपको इम्पैक्ट कर सकती है, आपका जो सामान्य तरीका था उसमें विचलन ला सकती है। तो इसके लिए हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। जो व्यक्ति एक बात खराब किसी भी वजह से मान लिया गया वो हमेशा खराब ही रहेगा। चेंज आने की संभावना रहती है, और वो चेंज कब आएगा, कैसा आएगा, इसके बारे में हम एग्जैक्टली किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करने की स्थिति में नहीं रहेगा। एक बड़ी समस्या आती है और वो है लैक ऑफ मेजरमेंट।
हमारे पास जो बातें हैं, जैसे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं काउंटिंग करके बताया जा सकता है, कितने टेबल कुर्सियाँ हैं काउंटिंग करके बताया जा सकता है, लेकिन हम जिस चीज़ को डील करते हैं उसकी काउंटिंग करना, उसका मेजरमेंट करना संभव नहीं है। जैसे आपको जो बात बताई जा रही है आपके समझ में आ रही है, इसको मेजर करने का स्केल क्या निकालेगा, सीखने का लेवल, सीखने का स्केल। आज मैं खुश हूँ, कितने खुश हो भाई? ये चीज़ें हमारे पास बिहेवियर के साथ जुड़ी बातें हैं, ये बार बार आपको मेजरमेंट का, एब्सोल्यूट मेजरमेंट का हमारे पास अभाव है। तो ये चीज़ें लिमिटेशन बनकर आपको बार बार देखने को मिलती हैं। इसको दूर करना भी शायद संभव नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजिकल बातें मेरे के रूप में हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है इम्पैक्ट ऑफ कैश। अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, लेकिन क्या है, पैसे का प्रभाव। ज़्यादा पैसा देकर किसी भी कंपनी के अच्छे कर्मचारी को अपनी तरफ खींच लिए गए और वो व्यक्ति टूट भी जाता है। पैसा इतना पावरफुल चीज़ मानी जा सकती है कि वो आपका ईमान कब डगमगा दे, इसकी हम पहले से गारंटी नहीं दे सकते। और एक हमारे पास आती है कैजुअलिटीज, आकस्मिक घटना है, कोई अनुमान नहीं है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तेज बरसात आई है, आप बरसात करवा भी नहीं सकते, बरसात रुकवा भी नहीं सकते। जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है या मैन मेड कैविटीज हो सकती है, जब जब घटित होगी आपके जितना भी कमांड आपके हासिल कर रखा है उसकी परीक्षा लेंगे, आपकी एकाग्रता की, आपकी मेच्योरिटी की परीक्षा लेंगे। तो अगर आपने इन चैलेंजेस को ढंग से डील कर लिया और इन डिसिप्लिन के साथ अपने आप को अच्छा तैयार किया तो सक्सेस निश्चित रूप से आती है। तो दोनों चीज़ें इस रूप में कि मिक्स करके देखना है, इन डिसिप्लिन की बेसिक्स ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि ये चैलेंज आएंगे तो उसको मीट आउट करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी रहेगी। मैं सामने से हट रहा हूँ, फिर से इन चीज़ों को देख लें और एक स्क्रीन शॉट इसका देंगे। गुड लक।